राजस्थान और आसपास के इलाकों में स्टिंग ऑपरेशंस किए और जो लोग फीमेल फिटिसाइड से पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस होता है वो कर रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा, उनको जेल के पीछे डाला। लंबे समय तक उन लोगों को जेल में रखने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पूरे स्टेट में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना कि ये गलत काम है, हमें फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराना चाहिए। और इसके बाद अगर पता लगता है कि बेटी है और उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, इसी वजह से सेक्स रेशो ख़राब होता है। मैं नवीन जैन हूँ। मैं 2001 बैच का राजस्थान क्वार्टर का IAS ऑफिसर हूँ और वर्तमान में मैं स्कूल शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आपको राजस्थान में जब आप IAS की अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, सेकंड फेज़ करने के बाद वापस आते हैं तो स्टेट इंस्टीट्यूट में कुछ इनिशियल दिन बिताने के बाद आपको जो SDM के लिए एरिया दिया जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं। और मुझे डीग भरतपुर में SDM बनने का मौका मिला। फिर मुझे वहाँ से जोधपुर में, जहाँ मैं ट्रेनिंग कर चुका था, वहाँ SDM बनने का मौका मिला। चूँकि मैं जोधपुर में रह के जा चुका था, मैं जोधपुर के बारे में पहले से कुछ जानता था, तो SDM जोधपुर के रूप में मुझे काफ़ी अच्छे मौके मिले, क्योंकि मेरे कलेक्टर साहब वही थे जो मेरे ट्रेनिंग के भी कलेक्टर थे। तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मुझे वहाँ रहकर एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक जोधपुर सिटी काफ़ी बड़ी सिटी है, उसकी बहुत सारी चीज़ें सीखने का, जानने का बहुत अच्छा मौका मिला था। और उसके बाद एक राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जो कि श्री गंगानगर के गढ़साना एरिया में हुआ। और मुझे उस आंदोलन को हैंडल करने के लिए जब ऑफिसर्स की टीम को चेंज किया गया तो मुझे SDM के तौर पे गढ़साना में भेजा गया, जो मेरे लिए थोड़ा सा स्केरी था, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अखबार में ये खबर पढ़ रहा था कि राजस्थान के गढ़साना नामक क्षेत्र में किसानों का आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया है और वहाँ काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। पुलिस फायरिंग में कुछ किसान भी मरे हैं और किसानों ने भी काफ़ी सारे लोगों को जख्मी कर दिया है या बिल्डिंग्स को आग लगा दी है। तो मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने की, सीखने की ये एक एक्साइटिंग असाइनमेंट तो थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ी रिस्की असाइनमेंट भी थी। लेकिन मुझे 6 महीने इस रोल में रहकर लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में काफ़ी कुछ करीब से जानने का मौका मिला। NSA एक्ट क्या है, कर्फ्यू कैसे लगाया जाता है, 144 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी कि जो चीज़ें हम लोग जोधपुर में रह के उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ही सही, बट सीखने के हिसाब से फॉर्चुनेटली वो गढ़साना में किसान आंदोलन को हैंडल करने के दौरान मुझे सीखने को मिली। मुझे उसके बाद ये याद आता है कि जब आप IAS बनते हैं तो आपका सबसे बड़ा ये होता है कि मैं कलेक्टर कब बनूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को जब IAS इमेजिन करता है तो उसके दिमाग में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इमेज होती है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिले को हैंडल करते हैं। मुझे जब सबसे पहले 2006 में ये पता चला कि मुझे एक जिला में, जिसका नाम बारां है, कोटा के बाद एक 70 किलोमीटर दूर एक जिला है बारां, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ मुझे जिला कलेक्टर लगाया गया है। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन यही था कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू वर्क एज कलेक्टर। और ये एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात भी है कि आपको एक ज़िले में रह के उस ज़िले की विभिन्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बारां एक सहरिया ज़िला है जहाँ पर कि एक ट्राइब है जो कि हमारी एक प्रिमिटिव ट्राइब कहलाती है, सहरिया। वो ज़्यादा प्रोमिनेंसी से 2 एरियाज़ में रहती है, किशनगंज, शाहबाद। तो मैं गढ़साना में रह के लॉ एंड ऑर्डर के इशू देख चुका था, जोधपुर में मैं फेमिन का एक्सपीरियंस ले चुका था, तो बारां में मुझे डेवलपमेंटल इश्यूज़ को देखने का मौका मिला, वो भी ट्राइबल डेवलपमेंट के इशू देखने का मौका मिला। इस तरह से मुझे 4 जिलों में कलेक्टर रहने का मौका मिला। किसी ज़िले में मैंने कुछ सीखा, किसी ज़िले में मैंने कुछ सीखा, लेकिन आपका पूरा जो ये कलेक्टरशिप का पीरियड है, ये आपको अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाता है। किसी इलाके की प्रॉब्लम्स किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा हो सकती हैं, किसी हिस्से में वो चीज़ें कम होंगी। जब मैं हनुमानगढ़ में कलेक्टर था तो सिंचाई का पानी वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। अगर वो आप ठीक से नहीं देते हैं तो वो एक रिसेंटमेंट लोगों में पैदा करता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अगर आप राजसमंद जैसे ज़िले में कलेक्टर बनते हैं तो वहाँ पर मार्बल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप मार्बल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। या फिर वहाँ पर नाथ द्वारा जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, तो आप उसके मैनेजमेंट में भी पार्टनर होते हैं, क्योंकि यू आर ऑन द कमेटी। तो इस तरह से अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग प्रॉब्लम्स में आपको करीब से रह के जानने का, उनका हिस्सा बनने का और उनको सॉल्व करने में अपना रोल प्ले करने का मौका भी मिलता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि 22 साल की जो मेरी नौकरी अभी तक IAS में हुई है, उसमें मुझे कहाँ लगता है कि मेरा जो इस सर्विस में आने का एम था वो कहाँ पूरा हुआ,
हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि बेस्ट इज़ येट टू कम, अभी तो और भी अच्छा होना है क्योंकि नौकरी अभी थोड़ी और बाकी है। लेकिन अगर मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के पीरियड को याद करता हूँ, जब मैं मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन था, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उस रोल में मुझे ये बताया गया था कि राजस्थान में जो फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम है, यानी कि राजस्थान का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो जो लो है, हम उसको अच्छा करने के लिए, उस रेशो को बढ़ाने के लिए PCPNDT एक्ट की पालना करने के लिए काम कर सकते हैं। और थैंक गॉड हम लोग कुछ इनोवेशंस कर पाए जो बाद में पूरे इंडिया में भी एग्जाम्पल बने। वो बहुत सारे स्टेट्स ने हमारी स्टडी की, क्योंकि हम लोगों ने ड्यूल पॉलिसी अपनाई थी। हम लोगों ने एक PCPNDT ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनवाया, उसको स्ट्रेंथन कर किया, उसमें पुलिस के एक अंडरकवर फोर्स हमारे पास होती है, और हमने राजस्थान और आसपास के इलाकों में स्टिंग ऑपरेशंस किए। और जो लोग फीमेल फिटिसाइड से पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस होता है वो कर रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा, उनको जेल के पीछे डाला। लंबे समय तक उन लोगों को जेल में रखने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पूरे स्टेट में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना कि ये गलत काम है, हमें फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराना चाहिए। और इसके बाद अगर पता लगता है कि बेटी है और उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, इसी वजह से सेक्स रेशो ख़राब होता है। हमने इसके साथ साथ डॉटर्स आर प्रीशियस एक अवेयरनेस कैंपेन भी साथ साथ में चलाया, जिसमें हमने कॉलेज के जितने भी बच्चे होते हैं, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ताकि हमने उनको ये बता सकें कि जब आप फ्यूचर में माँ बाप बनेंगे तो आप वो गलतियाँ मत करिए जो आपसे पहले वाली जनरेशन्स ने की हैं। और हम एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस की ड्यूल पॉलिसी को अपना के राजस्थान के चाइल्ड सेक्स रेशो को काफ़ी इम्प्रूव कर पाए। और इस संबंध में हमें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी बने और कम्युनिटी एक्सरसाइजेज भी हुई। और कुल मिला के हमारे पूरे राजस्थान ने ये साबित कर दिया कि अगर ठीक तरह से PCPNDT एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए तो फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जड़ है सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन को अच्छे से रोक लेते हैं तो फीमेल फिटिसाइड पे कंट्रोल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमारे इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया है। नीति आयोग ने भी जो अपनी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की बुक बनाई थी, उसमें उन्होंने हमारी डॉटर्स आर प्रीशियस कैंपेन को शामिल किया था। तो हम सब के लिए बड़ा इनकरेजिंग था, और मुझे भी ऐसा लगता था कई बार कि शायद इसी काम को करने के लिए मैं सर्विस में आया हूँगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ऐसा कौन सा काम याद आ रहा है जिसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हुआ, तो पहला तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था कि फीमेल फिटिसाइड को कंट्रोल करना, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हम कर भी पाए थे, उसके रिजल्ट्स भी आए हैं और ये आ रहा है कि सेक्स रेशो हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमने आशा सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाया था। आपको पता ही होगा कि आशा वर्कर्स होती हैं जो कि मेडिकल की छोटी छोटी योजनाओं को आम रूरल पॉपुलेशन तक लेके जाती हैं, और इसके बदले में उन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं। इंसेंटिव 5 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के हो सकते हैं, और उनको कैलकुलेट करके उनको पेमेंट करना होता है। लेकिन ये बहुत टेडियस होता जा रहा था। इससे आशा वर्कर्स के अंदर काफ़ी गुस्सा था कि उनके इंसेंटिव्स का पेमेंट टाइमली नहीं होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है उस समय उनको पैसा नहीं मिलता है। हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हुए एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन किया था। पूरी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग मैं कहूँगा हमने की थी, और एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था आशा सॉफ्ट। और आशा सॉफ्ट के माध्यम से हम लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया था कि आशाओं को उनके द्वारा किए हुए पूरे मंथ के काम का अगले महीने की 7 तारीख से पहले पेमेंट हो जाता था सीधा उनके बैंक अकाउंट्स में। और जब पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में जाता था तो उनको एक SMS भी मिलता था कि आपके प्रीवियस मंथ्स के सारे काम का जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट करके हमने आपके अकाउंट में डाल दिया है। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग वर्क था, क्योंकि ये एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहा था। और इसके साथ ही आप जानते हैं 2014-15 के बाद तो देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र काफ़ी कॉमन हो गया था। तो एक तरह से हमारे यहाँ एक इनिशियल शुरुआत इसकी हुई, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्नॉलेज किया और हमें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की तरफ से इसके लिए सिल्वर मेडल भी मिला था, जो कि बहुत ही कोवेटेड प्राइज़ है मैं समझता हूँ। और इसने हमें बहुत मोटिवेट किया फ्यूचर में और ज़्यादा गवर्नेंस करने के लिए। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये सर्विस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है जो नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलती। आपने अपनी खुद की सिलेक्शन से पहले की लाइफ में अगर कोई गलत या ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की हैं जिसको आप बदलना चाहते थे, और बाई चांस आपको उसी तरह की असाइनमेंट पे काम करने का मौका मिल जाए, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होता है उस गलत चीज़ को चेंज करने का। मुझे तो ये याद है कि जब मैं 1993 में +2 पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने गया था,
तो मुझे अलग अलग कॉलेजेस में जाके फिज़िकली फॉर्म भरने पड़े थे। मैं जितने कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहता था मुझे सबके अलग अलग फॉर्म खरीदने पड़े, फिर वहाँ जाके जमा करने पड़े और फिर मुझे एक एक कॉलेज में जाके लिस्ट चेक करनी पड़ी कि मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में हुआ है या नहीं हुआ है। जब 2013 में मुझे राजस्थान में कॉलेज कमिश्नर बनने का मौका मिला तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, ये पूछ के कि क्या अब सिस्टम बदल गया है। तो मुझे बताया गया कि अभी भी वही सिस्टम है। तो हम लोगों ने मेहनत करते हुए राजस्थान में कंप्यूटराइज एडमिशन प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किया और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि ये बहुत ही सफल हुआ। और राजस्थान के जो लाखों बच्चे पहले अलग अलग कॉलेजेस में जाके फॉर्म भरते थे, फिर वहाँ लाइन में लगते थे, फिर फीस जमा करवाने के लिए लाइन में लगते थे, इस तरह से जो मल्टीपल टाइम फुटफॉल होता था और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी हंगामे की स्थिति रहती थी, वो पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर की मदद से इम्प्लीमेंट हो गया और राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो गया जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन के लिए केवल कंप्यूटर पे ही ये देखना है कि उनका एडमिशन हो गया है। वो कंप्यूटर से ही सब कुछ देख सकते थे अपने घर बैठे हुए। तो इसके लिए हमें स्टेट IT अवार्ड भी मिला था, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। हमारी कॉलेज एजुकेशन की टीम ने इस अचीवमेंट को किया और उसी से आगे बढ़ते हुए आज राजस्थान का जो पूरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बताया जाता है कि वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो गया है। तो आपको शुरू में कई बार इनिशियल रिस्क लेना होता है। अगर आप वो इनिशियल रिस्क ले लेते हैं और उसको लीड कर लेते हैं तो बाद में उस फाउंडेशन के ऊपर बहुत अच्छी इमारत का निर्माण हो सकता है। लेकिन वो इनिशियल रिस्क लेने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। हम में से हर आदमी स्कूल में तो पढ़ाई है और हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं। और जब हम सोचते हैं कि हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो फिर आप जब गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रेनिंग के दौरान, SDMशिप के दौरान, कलेक्टर के दौरान जब आप जा के देख रहे थे, तो आप जब स्कूल शिक्षा में सचिव बनते हैं तो आपके वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके बहुत काम आते हैं। फिर आप लगातार टीम से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स से बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि आप लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। और मुझे यही फ़ायदा मिला कि मैंने टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हमारे डिपार्टमेंट में किया, बहुत ज़्यादा लोगों से चर्चा की। और जितना आप फीडबैक, सोशल सेक्टर की खास बात ये होती है कि आप जितना स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप फीडबैक लेंगे और जितनी थर्ड पार्टी असेसमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, उतना अच्छा आप प्रोग्राम्स में चेंज ला सकते हैं। तो थैंकफुली मैं अपने हेल्थ सेक्टर के एक्सपीरियंस का यूज़ एजुकेशन सेक्टर में कर पाया और इसके बेस पे मुझे जो फीडबैक मिली, हम एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें कर पाए हैं। मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है वो ये है कि आज हमारे लगभग 15,000 सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर किसी ना किसी हार्डवेयर के जरिए, चाहे वो कंप्यूटर की लैब हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, चाहे वो इंटरेक्टिव टीवी पैनल्स हों और चाहे वो प्रोजेक्टर्स हों, उनके माध्यम से आज एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। जो कि कई बार ऐसा देखने में लगता था कि क्या राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में या डांग एरिया में या जो रिमोट एरियाज़ है, क्या वहाँ तक हम कभी क्लास की बात सोच सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे सस्टेन्ड एफर्ट करने के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये सक्सेस हासिल किया है और आज बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि खुद बच्चे जो हैं वो टीचर से डिमांड करते हैं, प्रिंसिपल से डिमांड करते हैं कि सर हमारा ये जो चैप्टर है थोड़ा मुश्किल है, क्या हम इसको वीडियो लेक्चर के ज़रिए देख सकते हैं। और जब इस तरह से सप्लाई साइड से की हुई चीज़ डिमांड साइड में चेंज होती है तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट होते हैं। काफ़ी सेटिस्फेक्शन इससे मिला कि हमने जो चीज़ अपनी तरफ से शुरू की थी, अब फील्ड में इसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई है और ये डिमांड में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि जब सप्लाई साइड से किया हुआ इनिशिएटिव डिमांड साइड में चेंज होता है तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। और मेरे ख्याल से जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें ऐसी की जाएं जो आपके जाने के बाद भी मेंटेन रहे। जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार हम लोग अट्रैक्ट होते हैं पैराफर्नेलिया से, जो एक ऑफिसर के आसपास हमें दिखाई देता है। बड़ा बंगला होगा, पुलिस गार्ड हमारे साथ चलेगा, रेड लाइट होगी, ब्लू लाइट होगी, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लोग हमें बुलाएंगे, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हम चीफ गेस्ट बनेंगे, हमें बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आप इनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो रियल इंस्पिरेशन है, जो रियल मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो ये है आप कितना कुछ बदल सकते हैं, आप कितना कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कितना कुछ प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप अपने फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। ये सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ होनी चाहिए। हम सब लोग जब कॉमन लाइफ जी रहे थे, यानी कि जब हम सिविल सर्विस में नहीं आए थे, हमें पता था कि कहाँ क्या क्या चीज़ें देखकर हम हमेशा ये कहते थे हमें मौका मिलेगा तो हम बदल देंगे।
तो ये मौका आपको सिविल सर्विस देती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी मेहनत करें, इसमें एंटर करें, और फिर जब हमें वो पद मिले तो भूलें नहीं हमने क्या देखा था और क्या सोच के रखा था। हमें अपने उस सपने को, अपनी उस सोच को ज़िंदा रखना है और वो काम करके दिखाना है जो हम चाहते थे कि मेरे टाइम में होता। अगर आप ये औरों के लिए कर देते हैं जो आपको खुद नहीं मिला था, मुझे लगता है कि इस सर्विस में आने का हमारा बहुत सारा मकसद पूरा हो जाता है। तो मैं तो अपनी तरफ से आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने ड्रीम्स को किसी हालत में भी ट्रिम मत करिएगा और उनको बिल्कुल कायम रखिएगा। और अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी और क्यूरियोसिटी के साथ इस काम को करेंगे, यू विल गेट दी सक्सेस।